बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मसल डिसऑर्डर्स या मसल डिजीज़, और वी कैन से दैट मसल प्रॉब्लम्स, देयर इफेक्ट्स एंड देयर कॉजेज एंड देयर इफेक्ट्स। मसल डिसऑर्डर्स जो बेसिकली कुछ डिसऑर्डर्स जो हैं दे आर न्यूट्रिशियस और डाइट रिलेटेड, कुछ मसल डिसऑर्डर्स जो हैं दे आर इंजरी रिलेटेड, कुछ मसल डिसऑर्डर्स जो हैं दे आर इन्फेक्शस रिलेटेड, और कुछ ऐसे मसल डिसऑर्डर्स हैं दे आर मसल इवेंट्स रिलेटेड। मीन्स कि जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ मसल है दैट इज द कंट्रैक्शन, उस फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में कुछ चेंजेस आ जाना, दैट वी कॉल्ड द इवेंट्स। वहाँ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जो होता है मसल्स का, तो उन इवेंट्स में तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो कुछ सम ऑफ दीज मसल डिसऑर्डर्स आर मसल इवेंट्स रिलेटेड। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स हम डिस्कस करेंगे आज मसल डिसऑर्डर्स। 4 मसल डिसऑर्डर्स आर देयर: मसल फैटीग, मसल टेटनी, muscle cramp, and fourth one is the tetanus. These are the muscle disorders. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें दैट इज द मसल फैटीग। मसल फैटीग जो है, मसल फैटीग की डेफिनेशन की बात करेंगे। मसल फैटीग इट इज अ स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ मसल्स टू कंट्रैक्ट। ये मसल्स का वो स्टेट है जिस स्टेट में मसल फिजियोलॉजिकली एबल नहीं होते तो वो कंट्रैक्ट कर पाते। मीन्स कि मसल्स आर नॉट एबल टू कंट्रैक्ट। जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है मसल्स का दैट इज द कंट्रैक्शन। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म मसल्स का दैट इज द कंट्रैक्शन। उसी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में इनएबिलिटी क्रिएट हो जाती है मसल फटीग की वजह से। फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी क्रिएट हो जाती है सो दैट मसल्स कैन नॉट कंट्रैक्ट। मसल्स आर नॉट एबल टू कंट्रैक्ट। मसल्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म मैकेनिकल वर्क। मसल्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म अनयूजुअल पावर ऑफ कंट्रैक्शन। जो मसल्स की प्रॉपर्टी है दैट इज द अनयूजुअल पावर ऑफ कंट्रैक्शन, उसमें इनएबिलिटी आ जाना दैट वी कॉल्ड द मसल फैटीग। और ये मसल फैटीग जो है इससे क्या होता है, द फंक्शन ऑफ द मसल विच इज द कंट्रैक्शन। जो मसल की फंक्शन है वो कंट्रैक्शन है, दैट बिकम्स पोस्टपोन। वो पोस्टपोन हो जाती हैं वो कंट्रैक्शन, एंड मसल्स आर नॉट एबल टू कंट्रैक्ट। और मसल्स अपना काम करना, कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म जो है वो करना छोड़ देता है, राइट। तो इस स्टेट ऑफ inability of muscles to contract is said to be the muscle fatigue। इसी स्टेट को, इसी सिचुएशन को मसल फैटीग कहते हैं। मीन्स के वो जो थकान आ जाती है, तो दैट वी कॉल द मसल फैटीग। और मसल फैटीग किस चीज से होता है, अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है, जो मसल फैटीग है इसके लिए क्या काज है, रेस्पॉन्सिबल थिंग फॉर मसल फैटीग, दैट इज द डिफिसिट ऑफ एटीपी। जो एटीपी है, एटीपी की डिफिशिएंसी की वजह से मसल फैटीग जो होता है, मसल फैटीग आ जाता है, मसल्स में थकान आ जाती है। अनयूजुअल पावर ऑफ कंट्रैक्शन जो है उसमें इनएबिलिटी क्रिएट हो जाती है। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ द मसल्स है उसमें इनएबिलिटी आ जाती है टू कंट्रैक्ट। तो ये किस वजह से है, ये डिफिसिट ऑफ एटीपी की वजह से, यानी कि एटीपी की डिफिशिएंसी की वजह से मसल फैटीग जो है वो आ जाता है मसल्स में। एटीपी जो है, एटीपी के बिना मसल कंट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। एटीपी इज द मेन थिंग जो कंट्रैक्शन के लिए मसल को चाहिए ही चाहिए, अलॉन्ग विद अदर थिंग्स लाइक ऑक्सीजन है,
कैल्शियम है, उनके साथ साथ एटीपी जो है, एटीपी का बहुत मेन अहम रोल रहता है यहां पे। जो मसल्स हैं, मसल्स अपना एटीपी जो है ये टेक करता है फ्रॉम द एरोबिक सोर्सेज से। एरोबिक मीन्स कि एरोबिक रेस्पिरेशन से अपनी एनर्जी गेन करता है, अपनी एनर्जी हासिल करता है। सो दैट जो कंट्रैक्शन है, कंट्रैक्शन की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस रहती है। ये अपना जो सोर्स है, एटीपी का सोर्स जो है ये कहां से आता है, ये एरोबिक सोर्सेस से आता है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस होती है। जो कंट्रैक्शन के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन में, जिसमें ऑक्सीजन की सफिशिएंट ऑक्सीजन होता है, सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उस एरोबिक रेस्पिरेशन में, उस रेस्पिरेशन में क्या होता है, एटीपी ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ज्यादा से ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस होता है। और जो मसल की फंक्शन है दैट इज द कंट्रैक्शन, उसके लिए एटीपी चाहिए। तो वो एटीपी, वो डिमांड जो है, जो मसल डिमांड करता है कि मुझे कितना एटीपी चाहिए कंट्रैक्शन के लिए, मुझे कितना ऑक्सीजन चाहिए कंट्रैक्शन के लिए। एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक वर्कआउट में क्या होता है, एरोबिक सोर्स से जब एनर्जी मसल्स टेक करता है, तो एरोबिक वर्कआउट में क्या होता है, एरोबिक वर्कआउट में ये डिमांड्स, एरोबिक वर्कआउट्स में ये डिमांड्स फुलफिल होता है, राइट। जो एरोबिक रेस्पिरेशन से, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल गिव्स 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी इन सफिशिएंट ऑक्सीजन इन प्रेजेंस, मीन्स कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन में एक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो प्रोवाइड करता है 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करता है। मीन्स कि यहां पे एटीपी जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होता है और इजीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन यहां पे मसल कंट्रैक्शन जो है वो टेक्स प्लेस होती है एरोबिक सिचुएशन में, एरोबिक वर्कआउट में। एरोबिक सोर्सेस से मसल्स एटीपी क्या जो है टेक करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो एरोबिक सोर्स ऑफ एनर्जी से लेता है, तो मसल कंट्रैक्शन टेक्स प्लेस होती है। जो कंट्रैक्शन कैसी होती है, जो एटीपी है, एटीपी से ही जो बॉन्ड बिटवीन द टू मायोफिलामेंट्स जो बन जाता है, क्रॉस ब्रिज, दैट वी कॉल द क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज इज कॉल्ड, क्रॉस ब्रिज मीन्स जो बॉन्ड बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन, मायोसिन और एक्टिन के बिटवीन जो बॉन्ड बन जाता है दैट वी कॉल द क्रॉस ब्रिज। ये क्रॉस ब्रिज, ये दैट इज कॉल्ड द कंट्रैक्शन। ये कंट्रैक्शन, ये स्लाइड होना, ये ओवरलैप होना टू मायोफिलामेंट्स का, टू कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का जो ओवरलैप होना या क्रॉस ब्रिज बन जाना, या ये जो बॉन्ड बन जाना बिटवीन द टू मायोफिलामेंट्स एक्टिन एंड मायोसिन, ये एटीपी की ही वजह से बन जाता है। एटीपी क्या करता है, एटीपी यहां पे एटीपी हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, वहां से एनर्जी निकल के आती है, तो उस एनर्जी से कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन टेक्स प्लेस होती है, राइट। और उसके बाद यहां फिर अगर अब मसल रिलैक्स करना चाहिए तो यही एटीपी, ये जो क्रॉस ब्रिज बन जाता है, यहां पे क्रॉस ब्रिज जो बन जाता है, ये एटीपी की वजह से क्रॉस ब्रिज बन गया। एटीपी हाइड्रोलाइसिस हुआ और क्रॉस ब्रिज का बॉन्ड बन गया, एज ए रिजल्ट मसल कंट्रैक्शन टेक्स प्लेस हुई। अब जब अगर मसल रिलैक्स करेगी, आई एम टॉकिंग अबाउट एरोबिक वर्कआउट में, और एरोबिक वर्कआउट की बात कर रहे हैं तो कैसे ये मैकेनिज्म है, और प्रेयरली हम बात कर रहे हैं मसल फैटीग की, और सीक्वेंस में मैं तरतीब से इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो यहां पे क्रॉस ब्रिजेस का बॉन्ड बन जाता है बिटवीन द टू मायोफिलामेंट्स, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन का जो बॉन्ड बन गया है दैट इज कॉल्ड द क्रॉस ब्रिज। जो एक क्रॉस ब्रिज बन गया तो कंट्रैक्शन टेक्स प्लेस हुई। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस एटीपी हाइड्रोलाइसिस हुई, वहां से एनर्जी निकल के आई, उस एनर्जी से क्या हुआ, उस एनर्जी से कंट्रैक्शन हुई। अब अगर यही
रिलैक्स मसल रिलैक्स करना चाहे तो क्या हो जाएगा, इसी एटीपी की वजह से यही एटीपी यहां पे इस क्रॉस ब्रिज का बॉन्ड को ब्रेक करता है। दिस एटीपी हेल्प अस इन ब्रेकिंग द बॉन्ड बिटवीन द टू कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स। दो कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स के बिटवीन जो बॉन्ड है वो क्रॉस ब्रिज जो है वो क्रॉस ब्रिज एटीपी तोड़ता है। तो मसल्स क्या है, एज ए रिजल्ट मसल्स रिलैक्स करने लगता है। तो मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्स प्लेस, वहां पे मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्स प्लेस हुई। लेकिन सो फार यहां पे हमें डिफिसिट ऑफ एटीपी नजर नहीं आया ना। तो मैं बात कर रहा था कि जो मसल फैटीग है इट इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ द एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की डिफिशिएंसी की वजह से, डिफिसिट की वजह से ये मसल फैटीग जो है मसल फैटीग आ जाता है। लेकिन सो फार यहां पे हमें कहीं दिख नहीं रहा है ना कि मसल फैटीग आ गया, कि डिफिसिट कहां से हुआ, एटीपी कहां से डिफिसिट हुआ। लेकिन मैं इस सीक्वेंस में इस चीज को समझाने के लिए मैंने पहले एरोबिक को टच किया, एरोबिक वर्कआउट को टच किया। एरोबिक वर्कआउट में कैसे कंट्रैक्शन हो रहा है और फिर उस एटीपी की वजह से, और एटीपी कैसे बनता है, यहां पे रिच अमाउंट ऑफ एटीपी होता है। as I have already told you that in aerobic workout, in aerobic respiration, one glucose of molecule gives 36 molecule of ATP, क्योंकि वहां ज्यादा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये चीजें ग्लूकोज जो होता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज क्या प्रोवाइड करता है, 36 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। अब कंट्रैक्शन कैसे होता है, क्रॉस ब्रिजेस का बॉन्ड बन जाता है, बिटवीन द टू कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स का बॉन्ड बन जाता है, दैट वी कॉल द क्रॉस ब्रिज। दैट क्रॉस ब्रिज इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दिस एटीपी। एटीपी की वजह से पीछे से जब एनर्जी आती है ना, ये करेंसी जब आती है, एनर्जी जो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी, ठीक। तो एनर्जी करेंसी जब पीछे से आई तो कंट्रैक्शन भी इजीली हुई विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। और इन द सेम वे उसी क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करने के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन में उस क्रॉस ब्रिज को अगर हम ब्रेक करना चाहिए, डिटैच करना चाहिए, उन टू मायोफिलामेंट्स को अगर हम डिटैच करना चाहिए, जब वो डिटैच हो जाएंगे एक दूसरे से, जब ये डिटैच हो जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, रिलैक्सेशन टेक्स प्लेस, मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्स प्लेस। तो दिस मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्स प्लेस इज ऑल पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दिस एटीपी। इसी एटीपी की वजह से ही मस्कुलर रिलैक्सेशन भी क्या है, पॉसिबल है। लेकिन सो फार यहां पे हमें नजर नहीं आया कि डिफिसिट है। डिफिसिट इसलिए नहीं है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक वर्कआउट। अगर हम बात करेंगे, अब हमें पता चलेगा कि डिफिसिट कहां से हुआ, ये एटीपी जो है ये डिफिसिट कहां से हुआ और एज ए रिजल्ट मसल फैटीग आ गया। अब हम अगर बात करेंगे, जब हम एक्सरसाइज करेंगे 75 to 90 नियर अबाउट, आई मीन टू से कि जब हम हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करेंगे, सीरियस टाइप ऑफ एक्सरसाइज, मैक्सिमल टाइप ऑफ एक्सरसाइज, वर्कआउट, हार्ड वर्कआउट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वहां पे भी मसल्स को कंट्रैक्ट करना है ना, मसल्स को कंट्रैक्ट करना। जब हमने हाई स्ट्यूनियस वाली एक्सरसाइज की, जब हमने हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज की, तो मसल्स ने कंट्रैक्ट किया, राइट। जब मसल्स ने कंट्रैक्ट किया तो वहां पे क्या होता है, इस ऐसे ही कंट्रैक्ट हुआ तो वहां पे क्या हुआ, कंटिन्यूअस कंट्रैक्चर्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइम, कंटिन्यूअसली कंट्रैक्चर्स हो रहे हैं, मसल्स कंटिन्यूअसली कंट्रैक्ट कर रहे हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्यों, यहां पे क्यों कंटिन्यूअसली कंट्रैक्ट कर रहे हैं मसल्स, यहां पे इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होता है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से, यानी कि यहां पे हम बात कर रहे हैं एनारोबिक टाइप ऑफ वर्कआउट। जब हम एनारोबिक टाइप ऑफ वर्कआउट करते हैं तो मसल्स जो है ये अपनी एनर्जी कहां से टेक करता है, ये अपनी एनर्जी एनारोबिक सोर्सेस से टेक करता है, मींस कि एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस होती है। जब यहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस हुई तो क्या हुआ, यहां पे कंट्रैक्शन जब हुई, जो ही कंट्रैक्शन हुआ तो वहां से एनारोबिक से क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, वहां पे दो मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। इस चीज को डीपली पढ़ेंगे हम, एनर्जी सिस्टम में डीपली पढ़ेंगे, लेकिन फॉर योर प्रायर नॉलेज, उसके लिए भी प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, तो सो दैट आई एम टचिंग दिस पॉइंट। तो हियर माय पॉइंट इज कि यहां पे जब एनारोबिक वर्कआउट हम करते हैं तो एनारोबिक वर्कआउट में जब मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, जो ही मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं फिर ये
इसका इसका कंट्रैक्शन, जो कंट्रैक्शन की प्रोसेस जो है, कंटिन्यूअस कंट्रैक्चर्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये कंटिन्यूअसली कंट्रैक्चर्स क्यों रहता है? बिकॉज मैंने क्या कहा, जो ही ये क्रॉस ब्रिजेस बन गया एटीपी की वजह से, जो ही क्रॉस ब्रिजेस बन गया, अब इनको रिलैक्स होना है, राइट? इनको रिलैक्स मसल को रिलैक्स करना है ना, जैसे कि मैंने पढ़ाया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक सोर्सेज से जब एनर्जी आती है तो वहां पे रिलैक्सेशन भी, मसल मैंने आपको बताया रिलैक्सेशन कैसे हो रही है और कंट्रैक्शन कैसे हो रही है। अब यहां पे जब हमने एनारोबिक वर्कआउट की, तो एनारोबिक वर्कआउट में क्या होता है, यहां पे जब हमने कंटिन्यूअस कंट्रैक्चर्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जब क्या हुआ यहां पे, जब कंट्रैक्शन हुई, कंट्रैक्शन टेक्स प्लेस हुई, और ये कंट्रैक्शन कंट्रैक्चर्स, कंटिन्यूअस कंट्रैक्चर्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रहता है। क्यों रहता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? अब जब मसल ने एक दूसरे, जो क्रॉस ब्रिज का बॉन्ड है वो बन गया, जब क्रॉस ब्रिज का बॉन्ड बन गया, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंटस जो है ये एक दूसरे पे स्लाइड करते रहे। अब इन्होंने डिटैच भी होना है ना, रिलैक्स भी होना है, तो इनको इनकी डिटैचमेंट के लिए, इनकी रिलैक्सेशन के लिए, मसल रिलैक्सेशन के लिए क्या चाहिए वहां पे? नाउ मसल्स नीड टू रिलैक्स, मसल्स को रिलैक्स होना है ना, इस बॉन्ड को तोड़ना है ना, इसके लिए फॉर दैट एटीपी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रॉस ब्रिज बॉन्ड। क्रॉस ब्रिज का बॉन्ड जो बन रहा है वहां पे, उसके लिए एटीपी चाहिए, तो एटीपी चाहिए ना, एटीपी की कमी है यहां पे, तो एटीपी की कमी की वजह से ये बॉन्ड जो है, क्रॉस ब्रिजेस का जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है। ये कंटिन्यूअस, दैट इज व्हाई ये कंटिन्यूअसली कंट्रैक्चर्स, मसल्स कंटिन्यूअसली कंट्रैक्चर्स कर रहे हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि यहां पे क्या है, एटीपी डिफिसिट है, डिफिशिएंसी की एटीपी डिफिशिएंसी की वजह से, डिफिसिट ऑफ एटीपी की वजह से वहां पे क्या है, मसल्स को रिलैक्स करना है, मसल्स को रिलैक्सेशन के लिए, मसल रिलैक्सेशन के लिए, इस क्रॉस ब्रिज बॉन्ड को तोड़ने के लिए एटीपी इज रिक्वायर्ड, लेकिन एटीपी यहां में मौजूद है ही नहीं। अब तक हमें यही पता चला कि मसल्स कंट्रैक्ट तो हुए, इनका कंटिन्यूअस कंट्रैक्चुअल फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो हुआ, लेकिन यहां पे ये रिलैक्स नहीं कर पा रही है। रिलैक्स क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज देयर इज द डिफिसिट ऑफ द एटीपी, एटीपी की डिफिशिएंसी की वजह से यहां पे मसल्स रिलैक्स नहीं कर रहे हैं। मसल्स को एटीपी चाहिए सो दैट मसल्स कैन डिटैच द क्रॉस ब्रिज, वो उस बॉन्ड को तोड़ता। जब एटीपी वहां पे एटीपी रिक्वायर्ड है, जब एटीपी है ही नहीं, एटीपी की डिफिशिएंसी है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उस क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए क्या मसल को एटीपी चाहिए, और वो मसल एज ए रिजल्ट रिलैक्स कर लेती मसल, लेकिन यहां पे एटीपी ही की डिफिशिएंसी की वजह से मसल जो है ये रिलैक्स कर ही नहीं पा रही है। और उसके लिए क्या है, बॉडी में एक मैकेनिज्म है फॉर दैट, वहां पे क्या है, जो बॉडी में एक मैकेनिज्म है, एक्सट्रीम मैकेनिज्म, इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी में एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, एक बॉडी में जो है वो इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। उस इमरजेंसी में बॉडी क्या करता है, उस जो वो इमरजेंसी क्रिएट होती है, उस इमरजेंसी क्रिएशन में जो बॉडी में जो इमरजेंसी क्रिएट हुई, क्योंकि एटीपी चाहिए ना, वो बॉन्ड तो तोड़ना है ना, एटीपी क्यों चाहिए? अब बॉडी एक्सट्रीम प्लान के लिए अब तक तो बॉडी ए प्लान में थी, यानी कि अच्छे से कंट्रैक्शन भी हुआ, रिलैक्सेशन भी हुआ, मींस के एरोबिक रेस्पिरेशन में बॉडी थी, दैट वी कॉल द ए प्लान। उस ए प्लान में एरोबिक रेस्पिरेशन में बॉडी अच्छी से कंट्रैक्ट भी हुई और रिलैक्स भी हुई, एटीपी की ज्यादा वहां पे रिच अमाउंट ऑफ एटीपी था। अब जब बॉडी में क्या है, बॉडी ने एनारोबिक वर्कआउट की, एक बॉडी ने स्ट्यूनियस टाइप ऑफ एक्सरसाइज की, हाई इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइज की, अब बॉडी ने तो कंट्रैक्शन किया है, ये कंट्रैक्शन कंटिन्यूअसली कंट्रैक्चर फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो हुआ, लेकिन अब इस क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए एटीपी चाहिए। अब एटीपी डिफिसिट है, एटीपी जब डिफिसिट है, इस बॉन्ड को तोड़ना है ना, अब बॉडी में एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। उस स्टेट ऑफ इमरजेंसी में बॉडी
प्लान प्लान कर रही है, प्लान बी और प्लान सी के लिए बॉडी एक एक्सट्रीम प्लान क्रिएट हो रहा है वहां पे बॉडी में, दैट एक्सट्रीम प्लान इज कॉल्ड द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन एक एक्सट्रीम प्लान है बॉडी में। इसी एक्सट्रीम प्लान से बॉडी क्या करता है, बॉडी एटीपी जो है, एटीपी यहां एटीपी से ही, यहां एटीपी बॉडी जो है, बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन से ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है। जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है तो ग्लूकोज से यहां पे 2 एटीपीज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, 2 नंबर ऑफ एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं, 2 एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में, इस एक्सट्रीम प्लेन से जो बॉडी में इमरजेंसी क्रिएट हुई, उस इमरजेंसी को डिफेंड करने के लिए बॉडी ने एरोबिक रेस्पिरेशन से इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से क्या हुआ, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जो है वो प्रोड्यूस हुए, अलोंग विद दिस लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगा। ये सारा चीज इस क्रॉस ब्रिज आर नॉट एबल टू डिटैच फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से एबल ही नहीं है कि ये डिटैच होते, ये क्या होते, ये एक दूसरे से अलग होते, इस बॉन्ड को तोड़ते। वहां पे एटीपी चाहिए, एटीपी डिफिसिट है, उस डिफिशिएंसी को पूरा करने के लिए बॉडी ने एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी वहां प्रोड्यूस हुए, और अलोंग विद दिस लैक्टिक एसिड इज accumulated, accumulation of the lactic acid takes place। यहां पे लैक्टिक एसिड की accumulation हो जाती है। इस चीज से क्या होता है, इससे क्या हुआ यहां पे, इस चीज से जब एटीपी प्रोड्यूस हुआ, ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन हुआ, 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस हुए ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, विद द हेल्प ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन जो वो इमरजेंसी सिचुएशन में इमीडिएटली बॉडी ने क्रिएट किया, इससे एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगा। बॉडी में क्या होने लगा, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगा। अब जब बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगा, ये एसिड है, मींस के ये एसिड है, इससे इस लैक्टिक एसिड के इफेक्ट्स है बॉडी में, इससे बहुत से इफेक्ट्स पड़ जाते हैं। कौन कौन से इफेक्ट्स पड़ जाते हैं इस लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से? क्या होता है, फर्स्ट इफेक्ट जो बॉडी में पड़ जाता है दैट इज द H आयन्स। H आयन्स मीन्स के हाइड्रोजन आयन्स। ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से क्या हुआ है, जो हाइड्रोजन आयन्स जो हैं दैट वी कॉल द H आयन्स, H आयन्स जो है ये ग्रेटर होने लगे, इनका अमाउंट जो है वो बढ़ने लगा। H आयन्स का जो हाइड्रोजन आयन्स हैं ये ज्यादा होने लगे। जब ये ज्यादा होने लगे तो वहां पे आयोनिक इंबैलेंस हुआ, इस एसिडिटी की वजह से आयोनिक इंबैलेंस हुआ। I mean to say, due to the accumulation of the lactic acid, there are the various effects, बहुत से effects हैं बॉडी पे पड़ जाते हैं इस लैक्टिक एसिड की accumulation की वजह से। तो फर्स्ट इफेक्ट जो बॉडी पे पड़ता है दैट इज द H आयन्स, मीन्स के हाइड्रोजन आयन्स। इस लैक्टिक एसिड की वजह से हाइड्रोजन आयन्स इनका अमाउंट बॉडी में बढ़ने लगा है, मसल्स में इनका अमाउंट बढ़ने लगा है। जब इनका अमाउंट ग्रेटर अमाउंट हुआ,
H ions ड्यू टू द लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन आयोनिक इम्बैलेंस हुआ। मसल्स में क्या हुआ? आयोनिक इम्बैलेंस हुआ। जब मसल्स में आयोनिक इम्बैलेंस हुआ, कंसिक्वेंटली दिस विल प्रोड्यूस फीलिंग इन मसल्स। ये वो किस्म की फीलिंग इस मसल्स में क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है। दैट फीलिंग इज कॉल्ड द मसल एक। मसल एक मीन्स के हेडेक होता है ना, दर्द, मसल में दर्द होने लगा है। पेन लाइक फीलिंग ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड एच आयोनस, अमाउंट ऑफ एच आयोनस ये ज्यादा होने लगे मसल्स में, हाइड्रोजन आयोनस ज्यादा मसल्स में होने लगे, प्रोड्यूस होने लगे। तो ड्यू टू विच, इसके वजह से क्या हुआ? आयोनिक इम्बैलेंस हुआ मसल्स में। तो कंसिक्वेंटली मसल्स में एक किस्म की फीलिंग्स आने लगी। दैट फीलिंग्स इज कॉल्ड द मसल एक। पेन लाइक फीलिंग्स, और मसल टायर्ड होने लगी, थकन से होने लगी यहां पे मसल्स में। ऐसी फीलिंग्स जो है वो होने लगी मसल्स में। तो एक तो ये इफेक्ट है। नंबर 2 इफेक्ट, इस लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से एच आयोन्स का इफेक्ट आपने पढ़ा। और सेकंड इफेक्ट, दैट इज द ड्रॉप ऑफ पीएच इन मसल्स। ड्रॉप ऑफ पीएच मसल्स में पीएच का वैल्यू जो है वो कम होने लगा। इस लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन की वजह से मसल्स में पीएच का वैल्यू जो है वो कम होने लगा। और जब पीएच का वैल्यू कम होने लगा, रिलेटिवली देयर विल बी इंक्रीज इन द एसिडिटी एंड द अल्कलिनिटी इन द मसल्स। मसल्स में क्या हुआ? मसल्स ड्रॉप, जब ये पीएच वैल्यू ऑफ पीएच जो है मसल्स में ये लेस होने लगा। अब जब ये कम होने लगा रिलेटिवली, इसी के साथ साथ there has been seen increase in acidity and alkalinity in the muscles. मसल्स में इस पीएच ड्रॉप ऑफ पीएच वैल्यू की वजह से, लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से पीएच वैल्यू ड्रॉप होने लगा। जब पीएच वैल्यू कम होने लगा तो एसिडिटी बढ़ने लगी और अल्कलिनिटी मसल्स में बढ़ने लगी। और कंसिक्वेंटली इवेंचुअली क्या हुआ? वहां पे फंक्शन ऑफ द मसल्स कम होने लगी है। विच इज द फंक्शन ऑफ मसल? दैट इज द कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन कम होने लगी। फंक्शन ऑफ द मसल्स गेट रिड्यूस्ड। मसल्स की फंक्शन कम होने लगी। जब मसल्स की फंक्शन कम होने लगी तो मसल्स अपना मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन है वो उसमें कमी आ जाती है। और इस पीएच वैल्यू की वजह से मसल्स में क्या इफेक्ट पड़ जाता है? इस पीएच वैल्यू की वजह, जिस तरह के उस हाइड्रोजन आयन्स की वजह से फैन लाइक फीलिंग इज दैट वी कॉल द मसल एक होने लगा। तो इस ड्रॉप ऑफ पीएच इन मसल्स की वजह से क्या होने लगा? मसल्स में सेंसेशन ऑफ पेन। सेंसेशन ऑफ पेन इन मसल्स। मसल्स में पेन की सेंसेशन होने लगी। एक फर्स्ट, सेकंड, एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स। जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स की एफिशिएंसी जो है, जो मसल्स में एंजाइम्स हैं वो भी उनकी एफिशिएंसी कम होने लगी। efficiency of enzymes
मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा है कि केमिकली अगर हम बात करेंगे मसल्स में, वहां एंजाइम्स भी होते हैं। तो मसल्स में जो एंजाइम्स हैं, जिन एंजाइम्स का क्या काम होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो होती है, वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस इन्हीं एंजाइम्स की वजह से परफॉर्म होती है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो मसल्स में होता है, वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस मसल्स में जो एंजाइम्स होते हैं, इन्हीं एंजाइम्स की वजह से ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होते हैं। तो उसी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, वो जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस उस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस किस बेस पे होती है, तब जाके मसल्स में एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स इन मसल्स ये कम होने लगते हैं। पीएच इन मसल्स में जो पीएच है वो कम होने लगा, जिसकी वजह से सेंसेशन ऑफ पेन इन मसल्स होने लगी। सेकंड इफेक्ट जो बॉडी पे पड़ रहा है, दैट इज द, वहां पे जो एंजाइम्स है मसल्स में, उनकी एफिशिएंसी कम होने लगी। जो एंजाइम्स है मसल्स में, वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, लेकिन किस बेसिस पे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द सुटेबल एंड ऑप्टिमल लेवल ऑफ पीएच। ऑप्टिमम एंड सुटेबल बेसिस पे, जब ऑप्टिमम एंड सुटेबल पीएच होगा, वैल्यू ऑफ पीएच जो होगा मसल्स में, जब ये मसल्स में ऑप्टिमम लेवल का होगा, सुटेबल लेवल का होगा, यानी कि उस लेवल का होगा जिस लेवल पे मसल्स में जो एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को परफॉर्म कर पाते। जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ, लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से पीएच वैल्यू जो है मसल्स में वो ड्रॉप होने लगा। जब पीएच वैल्यू ड्रॉप होने लगा, मसल्स में सेंसेशन ऑफ पेन होने लगी। सेंसेशन ऑफ पेन इन मसल्स, फर्स्ट इफेक्ट इस पीएच वैल्यू का मसल्स में। सेकंड इफेक्ट, जो एफिशिएंसी है एंजाइम्स का मसल्स में, वो कम होने लगी। क्यों कम होने लगी? क्योंकि ये जो एंजाइम्स हैं जो मसल्स में होते हैं, ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं मसल्स में, लेकिन किस बेसिस पे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिमम लेवल और सुटेबल लेवल ऑफ द पीएच इन मसल्स। जो पीएच, वैल्यू ऑफ पीएच जो मसल्स में होता है, अगर ये पीएच सुटेबल है, अगर ये पीएच ऑप्टिमम है, तो दैट मीन्स एंजाइम्स जो मसल्स में है वो एफिशिएंटली ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन जब एक्यूमुलेशन हुई लैक्टिक एसिड, पीएच वैल्यू ड्रॉप हुआ, तो एफिशिएंसी जो है, जब ये ऑप्टिमम लेवल का नहीं रहा, जब ऑप्टिमम पीएच नहीं रहा, सुटेबल पीएच नहीं रहा, जिनके बेसिस पे एंजाइम्स इन मसल्स क्या करते, वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को परफॉर्म कर पाते, तो मसल्स में एंजाइम्स की एफिशिएंसी कंसिक्वेंटली क्या हुई, इवेंचुअली ये कम होने लगी है। जब ये कम होने लगी है मसल्स में, ये जो इवेंचुअली कम होने लगी है, तो क्या हुआ है, इस चीज की वजह से जब ये चीजें कम होने लगी है, as a result, muscles are not able to contract. मसल्स अब एबल ही नहीं रहे ये कंट्रैक्ट कर पाते। जो मसल्स की कंट्रैक्शन की प्रोसेस है, उस कंट्रैक्शन की प्रोसेस में इनएबिलिटी आ गई मसल्स में। That is why we can come to know that fatigue is a state of physiological inability of muscles to contract. यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो जो एटीपी हुए, जो एटीपी ग्लाइकोजन ग्लूकोज से जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ, इमीडिएटली जो मैकेनिज्म मैंने बताया, उससे क्या हुआ, एटीपी प्रोड्यूस हुआ। ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन हुआ
तो वहां से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हुए और लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हुआ। इस एटीपी की वजह से जो वो क्रॉस ब्रिज था, जो कंटिन्यूअस कंट्रैक्चर्स था उसका, मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट का, वो तो टूटा, वो तो वहां पे टूटा, राइट, वो तो वहां पे टूटा, इसी वजह से वहां पे टूटा। लेकिन टूटने के साथ साथ ही वहां पे बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगे, ठीक, कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगा, ये जो बाई प्रोडक्ट है ये प्रोड्यूस होने लगा। वो क्रॉस ब्रिज तो टूटा, उस एटीपी, इसी एटीपी से वो क्रॉस ब्रिज टूटा, लेकिन इस एटीपी के साथ साथ एक एक्यूमुलेशन होती है, लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन भी होती है। इस लैक्टिक एसिड की वजह से, एक्यूमुलेशन की वजह से बॉडी में बहुत से इफेक्ट्स हैं, जो इफेक्ट्स हमने पढ़े, बहुत से इफेक्ट जो हैं वो हमने बॉडी में पढ़े हैं। तो दैट इज वाई वी कैन कम टू नो दैट इट इज कॉल्ड द मसल फैटिग। इसी को मसल फैटिग कहते हैं। ऑल्दो जो लैक्टिक एसिड है इट इज समहाउ ये डिफेंस मैकेनिज्म भी है बॉडी में, ये डिफेंस मैकेनिज्म भी है। लेकिन जो हम अभी पढ़ रहे थे, फर्स्ट डिसऑर्डर जो था मसल्स का, मसल फैटिग, इसका काज और इसका इफेक्ट हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं, दैट इज द मसल टेटनी।